नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्मा कारक ग्रह क्या होता है, वो क्या दिखाता है, उसका महत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अक्सर सभी व्यक्तियों के मन में कहीं ये प्रश्न ज़रूर होता है कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य है कि नहीं। तो आत्मा कारक वह ग्रह है जिसकी इसमें भूमिका बहुत होती है। वो कैसे देखते हैं उसको आज हम देखेंगे, उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से भी समझेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसका कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं आत्मा कारक ग्रह क्या होता है और उसका महत्व क्या है। सबसे पहली बात, आत्मा कारक वो ग्रह है जिसकी डिग्री कुंडली में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें 7 ग्रह ही लिए जाते, राहु केतु कभी भी आत्मा कारक नहीं बनते। तो यहाँ पे जो राहु केतु को छोड़कर बचे 7 ग्रह रहे, उनमें से कोई भी आत्मा कारक बन सकता है। कुंडली में जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होगी वो आत्मा कारक ग्रह बनेगा। अब बात यह होती है कि आत्मा कारक ग्रह का महत्व क्या है। सबसे पहली बात तो आत्मा कारक जो ग्रह है वह व्यक्ति की जो है आत्म जागरूकता को दिखाता है, सेल्फ अवेयरनेस। तो देखिए, हर व्यक्ति का जो लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है वो डिफरेंट होता है। कोई व्यक्ति अपने आप का तादाद में, और अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपने आप का आइडेंटिफिकेशन किससे करते हैं। तो अपना आप जो है तादाद में अपने शरीर, अपनी प्राणी मात्र रूप से ही करते हैं, या आप अपने आप को आत्मा, चेतना, चैतन्य समझते हैं। तो ये जो अंतर है कि कई व्यक्तियों के लिए दुनिया, पैसा, रुपया, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, करियर, प्रतिष्ठा, यही एक जीवन का उद्देश्य और सार्थकता बन के रह जाती है। इससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं पाते, उससे ज़्यादा उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस भी नहीं होता। तो इसमें बहुत भारी मात्रा में लोगों की संख्या आएगी। पर ऐसा क्यों है? और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माया में, दुनिया में, जीवन में क्षणभंगुरता नजर आती है कि सब टेम्परेरी, एक दिन अंत होगा। अपने प्राणी रूप पर वो प्रश्न उठाते हैं कि मैं ये अभी तो जीवित हूँ, अंततः इसका विनाश होना है, तो मैं हूँ कौन। तो ये जो आध्यात्मिक प्रश्न जिनके मन में उठते हैं, जो अपना कहीं ना कहीं ये विचार करते हैं कि क्या इस माया के परे भी कोई अखंड सत्यता है या यही जीवन का उद्देश्य है। तो ये जो एक पहलू है वह भी कई लोगों में दिखता है। तो उसमें ऐसा अंतर क्यों है, उसकी ही बात हो रही है। तो उसमें आत्मा कारक की भूमिका बहुत है, वो ही ये ग्रह तय करता है। और ये सिर्फ आत्मा कारक ही नहीं, अन्य ग्रह भी बहुत जिम्मेदार हैं। पर यहाँ पे सिर्फ आत्मा कारक की ही चर्चा होगी। पर इसको आप ये ना समझें कि सिर्फ आत्मा कारक ही जो है व्यक्ति के भीतर मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को दिखाएगा, नहीं। आत्मा कारक एक हिस्सा है उसका, ठीक है। तो जैसे एक जीवन का कोई भी पक्ष हो, उसको मल्टीपल चीज़ें चलाती हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए आत्मा कारक सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश और शनि, केतु, गुरु जैसे ग्रह बहुत जिम्मेदार बनते हैं। तो हम यहाँ पे बाकी ग्रहों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ खाली आत्मा कारक को ही बताया जाएगा और उसकी भूमिका समझाई जाएगी। पर जब आप किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं तो उसमें बाकी ग्रहों की भूमिका आती है। ऐसे हर जगह करियर देखना है तो सिर्फ 10वां भाव नहीं देखेंगे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे, सारे ग्रह आएंगे, शादी ब्याह सारे ग्रह देखोगे। तो उसमें कलेक्टिव व्यू लेके चला जाता है, तब जाके किसी एक एरिया को आप जज कर पाते हैं। सिर्फ एक पॉइंट से पकड़ करके ये नहीं बताया जा सकता कि ये जो है आपके जीवन में ये चीज़ें, ये ग्रह ये चीज़ें देगा। हाँ, तो जैसे आपके शरीर में उदाहरण के तौर पे भाई, आप एक कलेक्टिव समूह हैं अपने अंगों का, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, मुंह, चेहरा, ये सब क्या है, ये सब मिल करके आपको बना रहा है। अगर मैं कहूँ कि भाई तुम्हारी नाक ही पकड़ लूँ, आँख ही पकड़ लूँ, तो तुम्हारी आँख और नाक से तुम्हें थोड़ी जज कर सकते हैं। तो पहली बात ये रहती है कि जो कलेक्शन है वो पूरे एरिया को दिखाता है। हम किसी एक चीज़ को, बिंदु को पकड़ के चलेंगे तो वो आपको जो है दर्शाएगा ज़रूर, पर वो उस कलेक्शन का एक हिस्सा होगा। तो आत्मा कारक भी उसी तरीके से यहाँ समझाया जा रहा है कि वो व्यक्ति की आत्म जागरूकता का दिखाने वाला एक ग्रह है जो अन्य ग्रहों के साथ हिस्से में आता है। अब बात ये होती है कि इसमें जैसे कहा गया, आत्मा कारक कौन है? जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह कुंडली में बने। राहु केतु कभी आत्मा कारक नहीं बनते। अगर उनकी डिग्री ज़्यादा है तो आप वो ग्रह लेंगे जो कि उसके बाद सबसे ज़्यादा डिग्री पे होगा, उसी को आत्मा कारक माना जाएगा। तो कुंडली में हमें आत्मा कारक की स्थिति को देखना है। यदि आत्मा कारक जितना बलशाली है
उतना जो है यहाँ पे आत्म जागरूकता का स्तर ज़्यादा होगा, सेल्फ अवेयरनेस का स्तर ज़्यादा होगा, आत्मज्ञान का पक्ष वो देने की संभावना ज़्यादा रखेगा। तो पहली बात ये आती है कि जैसे आत्मकारक उच्च का हो गया, स्वग्रही हो गया, मित्रवत राशियों में है, और या उसका केतु गुरु ऐसे ग्रहों से संबंध है, और इसको आपको लग्न में भी देखना है और नवांश कुंडली में भी देखना है, दोनों जगह देखना है। अगर एक जगह भी मतलब लग्न में ठीक बैठा, नवांश में खराब हो गया, तो फिर उसको इतना शक्तिशाली नहीं माना जाएगा। ऐसे ही वैसे वर्षा। तो कंडीशन ये रहती है कि दोनों कुंडलियों में आत्मा कारक की स्थिति देखी जाती है कि जन्म कुंडली में कैसे योग बना रहा है, कैसी कंडीशन में है, ऐसे नवांश में किन ग्रहों के साथ संबंध है, किस राशि भाव में बैठ रहा है। तो उसके मुताबिक ये पता चलेगा कि व्यक्ति के जीवन में कितना ज़्यादा वो गहराई तक आत्मज्ञान पैदा करता है। तो आत्मज्ञान का और सबसे बड़ी बात कि आपका फोकल अटेंशन किस तरफ देगा वो। तो ये दो चीज़ें आत्मकारक दिखाता है। पहला कि सेल्फ अवेयरनेस का लेवल कितना है, कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, एक प्राणी या उससे ऊपर चेतना या आत्मा। ये या तो व्यक्ति भौतिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो ये तो आत्मकारक एक चीज़ दिखाता है। दूसरा दिखाता है फोकल अटेंशन किस तरफ है, कि आपका ध्यान आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें मायने रखती हैं। तो देखिए, कोई पर्पस ऑफ लाइफ जो लोग प्रश्न पूछते हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ अंततः हर मनुष्य का एक ही है, ब्रह्मबोध, आत्मबोध, मुक्ति, मोक्ष, यही अंतिम उद्देश्य है। बस बीच में जो बाकी चीज़ें आती कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, बहुत पैसा कमा लें, बहुत नामवर हो जाएं, ये सब चीज़ें, ये सब टेम्परेरी हैं। तो कंडीशन ये रहती है कि अल्टीमेटली अगर पर्पस ऑफ लाइफ आप खोजते हैं तो वो फाइनल पर्पस है लिबरेशन, मुक्ति, मुमुक्षुत्व, मोक्ष, आत्मज्ञान, आत्मबोध, यही है हर मनुष्य के लिए। पर परिस्थिति है कि हर मनुष्य उसको प्राप्त नहीं कर सकता आसानी से, इसलिए वो ग्रह बखूबी बताते भी हैं। तो उसमें ये रहेगा कि अभी के जीवन में आपके लिए ज़्यादातर क्या मायने रखेगा। हर व्यक्ति के लिए ये आत्मज्ञान और ब्रह्मबोध की बातें मायने नहीं रखती, उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। तो उनके लिए आम जीवन ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें 3 कैटेगरी आ जाती हैं सत्व रजस तमस वाली, कि आपके लिए क्या ज़्यादा मायने रख रहा है, कि आप मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, पद, सत्ता, अधिकार के पीछे भाग रहे हैं, घर परिवार, रिश्ते नातों के पीछे भाग रहे हैं, या इन्हीं में अपने खोज कर रहे हैं मीनिंग की। और वो मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, मीनिंग मिले, बट कंडीशन है कि व्यक्ति कहाँ तलाशेगा मीनिंग, ये बात। तो आत्मा कारक जो है ये 2 चीज़ें दिखाता है। तो अब हम कुछ उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से समझेंगे कि आत्मा कारक कुंडली में काम कैसे करता है। यहाँ पे 2 तरीके के लोगों की कुंडलियाँ दिखाई जाएंगी। एक जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष रहे हैं उनमें आत्मा कारक कितनी विलक्षण स्थिति उनको प्रदान कर रहा है। और दूसरी बात कि जो भौतिक व्यक्ति हैं भले ही कामयाब है जीवन में, पर पक्ष ये कि वो उनका उद्देश्य, उनका मीनिंग, उनका फोकल अटेंशन माया के प्रति ही है, आध्यात्म और आत्म जागरूकता इन सब के प्रति कुछ नहीं रहा। तो ये दोनों से समझाया जाएगा कि आत्मा कारक कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ये बात रहेगी कि इसमें जैसा मैंने कहा कि आत्मा कारक ही ये तय करेगा कि भाई आप कितने स्तर तक सेल्फ अवेयर हो पाएंगे। तो यही अंतर होता है कि मनुष्य रूप सबको भगवान ने प्रदान किया, पर उसमें कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, कोई व्यक्ति विवेकानंद बन जाता है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल ही जो है माया में ही अपना जीवन उसी के पीछे भागते भागते विनाश कर देता है। तो ये अंतर क्यों है? तो ये अंतर कुंडली दिखाती है। तो यहाँ पे अब इसको देखेंगे कुंडलियों से। ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। सबसे पहले यहाँ 2 चीज़ें देखनी है, एक तो आत्मा कारक, और दूसरा जब आत्मा कारक को आप देखें तो एक तो वो ग्रह है जो कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री का है, वो आत्मा कारक आपके लिए बन गया। दूसरा जो होता है नेचुरल कारक, मतलब नैसर्गिक आत्मा कारक हर व्यक्ति के लिए, वो सूर्य होता है। तो सूर्य क्या है? आत्मा का नेचुरल कारक है, भले ही उसकी कुछ भी डिग्री हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक हो गया कुंडली में सबसे अधिक ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह, वो तो आत्मा कारक व्यक्ति के लिए बनेगा ही, और एक होगा नैसर्गिक आत्मा कारक जो हर मनुष्य के लिए बनता है, आत्मा का स्वरूप, वो है सूर्य। तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो आपको दोनों को देखना है, एक कुंडली में जो सबसे अधिक डिग्री वाला आत्मा कारक बना हुआ है वो, और दूसरा वह ग्रह जो कि सूर्य बना नेचुरल आत्मा कारक है। तो अब यहाँ विवेकानंद जी की कुंडली आप देखें तो इसमें सूर्य एक तो नैसर्गिक आत्मा कारक तो होता ही है, और इनके केस में कुंडली के हिसाब से भी आत्मा कारक बना हुआ है, सबसे अधिक डिग्री सूर्य की है। अब सूर्य को देखें कितना बली है, एक तो 9वें भाव का स्वामी है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म का, लग्न में चला गया, कोई पाप प्रभाव नहीं है। और दूसरा सूर्य जो है वर्गोत्तम है। यहाँ लग्न में भी हमने कहा आपको नवांश भी आप देखेंगे, तो सूर्य नवांश में देखें क्या है, दशमेश बना, बली,
और धनु दोनों राशियों जो है सेम राशि में बैठा तो वर्गोत्तम बना। और दूसरा पुष्करांश में गया, धनु में अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो पुष्करांश की कंडीशन भी है, मतलब उसके पास और कई गुना शक्ति हो जाती है। तो कंडीशन ये हो गई कि सूर्य जो कि नेचुरल आत्मा कारक है, कुंडली के हिसाब से स्वामी जी का सबसे अधिक ग्रह है डिग्री वाइज, तो वो वैसे भी आत्मा कारक है। और नवमेश है, नवा भाव धर्म, दर्शन, गुरु, भक्ति, अध्यात्म, आत्मज्ञान, बोध, इनका। तो यहाँ पे सूर्य दोनों स्थितियों में बली। और तो इस कारणवश सबसे पहली बात ये आती है कि बाकी ग्रहों को किनारे करिए, पहले अगर आत्मा कारक देखें तो यह व्यक्ति के भीतर जो एक सेल्फ अवेयरनेस का लेवल है वो जो है अधिक है। तो यहाँ पे जो स्वामी जी के जीवन में उनको आत्म ब्रह्मबोध साक्षात्कार प्राप्त हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से गुरु प्राप्त हुए, नवाभाव गुरुओं का भी होता है, तो उसके लिए सूर्य बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और ध्यान रखिए, सूर्य जो है वो आत्मा का दर्शन कौन करा सकता है? सूर्य ही करा सकता है, आत्मा कारक ही करा सकता है। तो हम कुछ भी जिंदगी में प्राप्त कर ले, अल्टीमेटली वो सब टेम्परेरी है, यहीं छूटेगा। तो परिस्थिति ये होती है कि तुम हो कौन? तुम हो शुद्ध चेतना जो शरीर के पीछे देख प्राणी रूप को चला रही है, वो परमानेंट है, पर उससे हम कभी आइडेंटिफाई नहीं करते। तो आत्मा कारक उस चेतना को दिखाता है कि वो ग्रह जो तुम्हारे भीतर उस चेतना को लेके बैठा हुआ है वो कैसी स्थिति में है। तो उसी से हमको ये प्राप्त होता है ज्ञान कि व्यक्ति के भीतर ये समझ कभी पैदा होगी भी कि वो अपने आप को आत्मा चेतना के रूप में देख सके, समझ सके, जान सके, या फिर वो प्राणी रूप में ही अपने आप को देख करके समझ करके जीवन खत्म कर लेगा। तो इस केस में सूर्य देखिए बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। तो पहली बात तो सिर्फ ये, बाकी हम ग्रहों की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि इसमें अन्य ग्रह की भी भूमिका आएगी, चंद्र वगैरह भी आएंगे, उनकी चर्चा नहीं है यहाँ पे। खाली सिर्फ एक ही चीज बताई जा रही, सिर्फ आत्मा कारक को कैसे देखो। तो लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी हाई, और सूर्य वेदांत का कारक है, तो स्वामी जी ने उसी का प्रचार प्रसार किया। तो ये जो है इनके केस में आ रहा है कितना बेहतरीन। अगला ये कुंडली है आनंदमयी माँ, ये भी जो है इनके केस में आप देखें तो यहाँ पे जो आत्मा कारक है वो शुक्र है, और नैसर्गिक आत्मा कारक कौन है? सूर्य है। अब शुक्र को देखें तो शुक्र क्या है? उच्च का है, और लग्न में है, अष्टमेश होके लग्न में है। तो 8वां भाव ध्यान, समाधि, तपस्या इसका होता है। और शुक्र मीन में, शुक्र जो है भक्ति, साधना, तपस्या, इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और शुक्र एक तो वर्गोत्तम हो गया, तो यहाँ पे मीन राशि है, आत्मा कारक है, वर्गोत्तम है। तो शुक्र और चौथे भाव में बली भी है, क्योंकि एक तो चौथे मतलब नवांश में चौथे भाव में शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो आत्मा कारक बहुत बेहतरीन। अगला सूर्य, सूर्य जो नैसर्गिक आत्मा कारक मानते हैं वो उच्च का है दूसरे भाव में। फिर लग्नेश बृहस्पति जो कि कारक भी होता है किसका? ज्ञान, धर्म, दर्शन। तो यहाँ पे गुरु हो गए, उच्च के हो गए, लग्न पे दृष्टि दे दी। तो यहाँ परिस्थिति ये है कि इनके केस में भी जो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो, आनंदमयी माँ जो है इनके मतलब जो देवी कृपा रही वो एक हमेशा से, बचपन से। तो ये उन लोगों की कुंडली अभी ली जा रही है जो कृपा सिद्ध रहे। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ ग्रह उनके कैसे, जो इस तरीके के घटनाक्रम उनके जीवन में दे रहे हैं। तो यहाँ जो ब्रह्मबोध संपन्न, और सबसे बड़ी बात देवी सिद्धि प्राप्त, देवी स्वरूपा रही वो। तो कंडीशन ये कि क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ परिस्थिति जो आती है वो उनके ग्रह ये दिखा रहे हैं। तो आत्मा कारक की ही चर्चा हो रही है, बाकी अन्य ग्रह नहीं। पर इनके केस में बाकी अन्य ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, गुरु, चंद्र, शनि वगैरह। बट ये इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति का तादात्म्य शरीर से है ही नहीं, यहाँ पे तादात्म्य जो है वो चेतना से है, आत्मा से है, वो पक्ष आ रहा है। और अगली कुंडली आप देखेंगे, ये स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु रहे। तो इनके केस में देखें आत्मा कारक कौन है? मंगल है। अब मंगल जो है, देखिए मंगल को तामसी ग्रह माना गया है। मंगल जो है वो ये इसका कारक नहीं होता है बहुत ज़्यादा अध्यात्म का। पर यहाँ ध्यान रखो, जो आत्मा कारक है, आत्मा कारक मतलब वो ग्रह जो चेतना लेके बैठा है। तो वो कोई भी ग्रह हो, वो कोई भी ग्रह हो, अगर वो बलशाली है तो वो हमेशा ये प्रयास धरेगा कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहचाने कि आपका असली स्वरूप क्या है। तो ये मंगल यहाँ बैठा, और सबसे बड़ी बात क्या है? उच्च का है। हाँ, और यही मंगल नवांश में का है, नीच है, बट केतु के साथ है। जब भी आत्मा कारक का संबंध केतु या बृहस्पति दो से बने,
या सूर्य से भी बने तो भी ठीक है। सूर्य, गुरु और केतु, 3 ग्रहों से अगर उसका संबंध है और वो बली होना चाहिए दोनों कुंडलियों में। तो यहाँ पे मंगल उच्च का है, यहाँ पे नीच भंग में है, चंद्रमा से परिवर्तन है, केतु के साथ नवम में बैठे हैं। फिर नैसर्गिक आत्मा कारक कौन है इनका? सूर्य है। अब सूर्य यहाँ पे देखें तो लग्न में है और नवांश में कहाँ है? धनु राशि। यही सेम प्लेसमेंट विवेकानंद जी के नवांश में भी था। तो सूर्य यहाँ पे धनु में बली हो गया। तो परिस्थिति ये हुई कि यहाँ पे बाकी ग्रह भी इनके बहुत ज़बरदस्त है, जैसे भाई लग्नेश, गुरु, शनि, ये सब की परिस्थिति है, बट उसकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पे खाली यही देखा जा रहा है कि सिर्फ आत्मा कारक की परिस्थिति क्या दिखा रही है। तो व्यक्ति ऐसा क्यों है कि ये वो लोग हैं जो जिंदगी में सिर्फ ऑब्सेस्ड थे अपने आप को जानने के लिए और ब्रह्म का दर्शन, भगवान का दर्शन के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस के जी के जीवन की जीवनी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप यही देखेंगे कि वो एक होता है जुनून, पागलपन की हद तक कि बस कुछ भी हो, हमको सिर्फ काली का दर्शन करना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें चाहिए ही नहीं कुछ। ये परिस्थिति हर व्यक्ति के भीतर क्यों नहीं है? तो मनुष्य सोचता है नहीं वो तो कोई सिद्ध महापुरुष थे, हमारे बस की नहीं, हमारी तो हैसियत नहीं। परिस्थिति है ग्रह, क्योंकि उनको इस प्रकार के ग्रह प्रदान किए, ठीक है। तो वो पक्ष ये आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति इस ऊंचाई तक पहुँच जाए। मनुष्य रूप तो आपको भी मिला है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ये लोग क्यों पहुंच पा रहे हैं? तो परिस्थिति ग्रह। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है कि क्यों उनके लिए माया मायने नहीं रखती, क्यों उनके लिए सिर्फ आत्मदर्शन ही मायने रखता है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है, जैसे इनके केस में अन्य ग्रह भी है, शनि, गुरु वगैरह बहुत बलशाली हैं, पर मंगल जो आत्मकारक है नवांश में, नवम में, और यहाँ पे सूर्य, तो इनकी परिस्थिति ताकतवर हो गई इस वजह से। अगली बात आप देखेंगे, ये कुंडली है ओशो रजनीश। तो इनके केस में देखें तो इनका जो आत्मा कारक है वो है गुरु, बृहस्पति। तो हमने आपको कहा सूर्य, गुरु, केतु यदि आत्मा कारक बन जाएं या आत्मा कारक के साथ हो जाएं और आत्मा कारक बढ़िया है तो फिर ये व्यक्ति को इस तरफ ले जाते हैं। तो अब इनके केस में देखें तो गुरु क्या है? उच्च का है। और गुरु वैसे भी ज्ञान, धर्म, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म, संन्यास, विरक्ति इनका कारक भी होता है। तो बृहस्पति एक तो बली हो गया, दूसरा नवांश में यही गुरु कहाँ है? 9वें भाव में केतु के साथ बैठा है, ताकतवर हो गया। इसमें अब सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती थी, उसका कारण है कि सूर्य सप्तम में है। तो सूर्य नैसर्गिक आत्मा कारक है, तो सूर्य के बिना आत्मा कारक आपका कितना ही बली हो, मान लो आत्मा कारक तो अच्छा है पर सूर्य कमज़ोर है, तो यहाँ पे वो दर्शन को नहीं प्रदान कर पाएगा आसानी से। भले ही आपको एक लेवल तक वो डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये चीज़ें दे दे, पर वो दर्शन जो होता है, साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार, वो चीज़ बिना सूर्य के आ नहीं सकती। तो दोनों का होना जरूरी है। तो सूर्य यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर आता है, और नवांश में भी जो है अष्टम में है, कुंभ में, तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी जो है सूर्य की वीक पड़ती है। पर सूर्य के अतिरिक्त जो मुख्य ग्रह थोड़ा सा सबसे बड़ी बाधा बनता है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र लग्नेश है। लग्न मतलब मेरा मन, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरा शरीर, मन, मस्तिष्क। तो शुक्र जो है वो यहाँ पे लग्न में तो ठीक है, यहाँ पे नीच हो गया, राहु के साथ हो गया। तो ये जो परिस्थिति है ये उतनी शुभ नहीं। इसी वजह से ओशो रजनीश बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहे और बहुत लोग आज भी इनको मानते हैं, और वाकई में ज्ञान अद्भुत था। पर परिस्थिति ये रहती है कि जो ये कंट्रोवर्सीज़ में फंसे, और जो मतलब एक नाम जो है कहीं ना कहीं इनका कम भी हुआ, भ्रष्टता वगैरह से जोड़ दिया गया इनको। तो वो जो पक्ष आ रहा है वो क्यों है? वो शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र जैसे इनके केस में आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ओशो रजनीश जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो एक वासना का तत्व होता है शरीर में, उसकी उपयोगिता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की बात करते थे। तो पर परिस्थिति ये रही कि उससे वो विवादों में घिर गए। तो वो विवाद क्यों रहे उसका कारण है। तो शुक्र जो है वो वासना का कारक है और यहाँ पे नीच अवस्था में है, तो वो उस वजह से जो घिराव रहा, भटकाव रहा, वो चीज़ थोड़ी यहाँ दिख रही है। पर बाकी ग्रह जैसे कहे अद्भुत ज्ञान, क्यों? क्योंकि भाई गुरु, चंद्र, ये सब ग्रह बहुत ज़बरदस्त है और आत्मा कारक बहुत बली है। अब आखिरी कुंडली आप देखेंगे, ये है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। इसमें यदि देखें तो आत्मा कारक कौन है? सूर्य है।
हाँ, सूर्य लग्नेश भी है, नैसर्गिक आत्मा कारक भी होता है, तो सूर्य ही सारी चीज़ें बन गया। अब सूर्य को देखो कहाँ, किसके साथ, राहु के साथ है, 10वें भाव में है, वृषभ में, जिसमें राहु बलशाली होता है, सूर्य नहीं। नवांश में सूर्य राहु के साथ हो गया, तो राहु माया का ग्रह है, भौतिक जगत का ग्रह है, पद प्रतिष्ठा को दिखाता है। तो सूर्य राहु वृषभ में, जिसमें दोनों जगह राहु बलशाली, सूर्य नहीं, तो इससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो एक पूर्ण रूप से तादात्म्य है वो शरीर से है, माया से है, भौतिकता से है, आध्यात्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरे बात यह आती है कि सूर्य राहु क्या है, महत्वाकांक्षाएं। तो जिंदगी का फोकल अटेंशन क्या होगा, पैसा, रुपया, मान, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, अधिकार, इनके पीछे भागते भागते पूरा जीवन काटेंगे। वही इनके जीवन की स्थिति है। भले ही कामयाब हो गए तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जीवन होगा फिर शून्य से शुरू करोगे। तो परिस्थिति ये होती है कि इसमें एक जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, उसका मूल उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार ही है, बाकी कुछ भी नहीं। तो परिस्थिति यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो व्यक्ति यहाँ क्यों भाग रहा है, तो इनके लिए सिर्फ यही चीज़ें, माया ही, प्रलोभन और अन्य चीज़ें ही मायने रखती हैं। तो वो क्यों, क्योंकि सारा आत्मा कारक की स्थिति देखो, ये भौतिक सफलता देने के लिए योग ठीक आ रहा है, पर ये कभी भी आध्यात्म में धेला भर भी नहीं ले जा सकता, शून्य के बराबर है, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। तो सूर्य राहु यहाँ पे 10वें में राहु से जो है सूर्य आत्मा कारक होकर के ग्रहण में, तो यहाँ परिस्थिति ये दिख रही है। ऐसे ही आप कभी भी देखें किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि भाई आत्मा कारक जैसा भी है ना, उससे हमको ये ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति किस तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं, और दूसरा उनके अंदर कितनी जो है क्षमता रह सकती, ग्रह कितनी मदद कर सकते हैं उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक ले जाने के लिए। तो यहाँ हमने खाली सिर्फ एक ही ग्रह से समझा कि वो कितना महत्वपूर्ण है। और जो आप पर्पस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ देखिए अल्टीमेटली एक ही है, अपने आप को जान जाओ कि माया अखंड सत्य नहीं है, मुक्त हो जाओ, काम खत्म, यही है पर्पस। पर हर व्यक्ति की इतनी बुद्धि नहीं है, ना ही इतना भाग्य है, ना ही जो है इतनी सामर्थ्य है। तो परिस्थिति ये होती कि वह खोजता है पर्पस, ये मेरा पर्पस हो सकता है, तो ग्रह उस तरीके से उस तरफ उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अंततः यदि देखा जाए तो वो ग्रह ही निर्धारित करेंगे कि कैसे कुंडली में बैठे और किस तरीके से बुद्धि बनाई और किस तरीके से व्यक्ति को उस तरफ लेते हुए चलते चले गए। तो ये सिर्फ आत्मा कारक की स्थिति, बाकी अन्य ग्रह कुछ भी हों वो अलग देखे जाएंगे, पर एक मात्र ग्रह हमको जो दिखाता है कि क्या तुम्हारा जीवन का मूल उद्देश्य तुम समझोगे कि ये है, और दूसरा कि कितना अपने आप का तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन हो सकेगा। तो ये आत्मा कारक दिखाता है। उदाहरण कुंडली से हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, रील्स, इन सब के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।